स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास में हम 3 अलग अलग कंपाउंड्स के एनएमआर स्पेक्ट्रा के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिनमें से हमें एक है हमारा एसिटल्डिहाइड, एक होगा हमारा टोलिन और एक होगा हमारा एसिटोफिनोन। उसकी हम बातें करेंगे और हम देखेंगे कि किस किस प्रकार की इनके अंदर जो पीक्स हमें देखने को मिलती हैं इनके एनएमआर स्पेक्ट्रा में, और कहाँ कहाँ जो सिग्नल है वो कितनी पीक्स के अंदर स्प्लिट होता है और किस एब्जॉर्प्शन वैल्यू पर स्प्लिट होता है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं और शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे एसिटल्डिहाइड के साथ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप एसिटल्डिहाइड का स्पेक्ट्रा देखिए, आपके पास 2 तरीके होते हैं। अगर आप या तो किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को देख करके उसके स्पेक्ट्रा के बारे में जानें, या आप किसी स्पेक्ट्रा से उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने तक की बात पर पहुंचे। तो 2 तरीकों से आप इसको देख सकते हैं। तो एक तरीका हमें ये बताता है कि हम इसकी पीक को देख करके ये अंदाजा लगाएं कि हमें ये कौन सी वैल्यू मिली है, तो जिसकी वजह से हमारा दिया गया जो कंपाउंड है वो ये होगा। लेकिन एक आसान तरीका ये होता है कि पहले हम किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को देखें, उससे इमेजिन करने का प्रयास करें कि कहां कहां उसकी वैल्यू मिल सकती है। फिर वो वैल्यू जब हमें याद हो जाएंगी तो आसानी से अगर हमारे सामने कोई स्पेक्ट्रा दिया जाएगा तो हम उसको देख करके बता पाएंगे कि इस कंपाउंड का ये स्पेक्ट्रा है और इस पोजीशन पर ये पीक हमें मिली है। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं, तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है CH3CHO। यहां पर दोस्तों आपको 4 प्रकार के प्रोटॉन देखने को मिलेंगे। एक तो हमें जो इस हाइड्रोजन से मिला है और एक जो है इस कार्बन मिथाइल ग्रुप के 3 प्रोटॉन आपको यहां देखने को मिलेंगे। तो जब हम बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा और इसको अगर इस प्रकार से मैं कुछ लिख दूं, CH3 C, ये डबल बॉन्ड O और ये H, यानी कि ये होता है हमारा एसिटल्डिहाइड। यहां पर एक बात आप देख सकते हैं, वो कुछ इस प्रकार से है कि जो हाइड्रोजन मेरा यहां अटैच है इस कार्बन से, ये कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ जो है वो डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं। यानी कि यहां पर जो है मेरा सिस्टम देखने को मिलेगा, यहां पर कार्बोनाइल के बीच में जो डबल बॉन्ड है यहां पर आपको एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट लगता हुआ दिखेगा। और एनाइसोट्रोपिक होता क्या है, वैसे तो डिटेल में आपको मैं पहले पिछली क्लासेस के अंदर बता चुका हूं। थोड़ा सा हिंट आपको देता हूं कि आपका कोई डबल बॉन्ड होता है, कोई आपकी रिंग होती है, एरोमेटिक सिस्टम होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, यहां पर आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉन है, अब वो प्रोटॉन के चारों ओर चक्कर काट रहे होते हैं, तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड जब इंड्यूस होगा तो वहां पर वो या तो उसको अपोज करेगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, या उसको रीइंफोर्स करेगा, मतलब या फिर उसके अलाइनमेंट में चला जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, जब ये डबल बॉन्ड ऐसे होगा तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। अब उसके बीच में एक कोन भी बनेगा, ये आपको एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट में मैंने बताया था। और जो प्रोटॉन उस कोन के अंदर आएगा उसकी वैल्यू तो कम आएगी, क्योंकि वो हो जाएगा हाईली शिल्डेड प्रोटॉन, क्योंकि जो सेंटर होता है हमारा कोन का, उस पे जो डायरेक्शन होती है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की, वो जस्ट ऑपोजिट होती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, जिसकी वजह से उसके सेंटर में जो प्रोटॉन आता है वो काफी कम मैग्नेटिक फील्ड महसूस करता है और कम वैल्यू के ऊपर अपना एब्जॉर्प्शन दे देता है। लेकिन क्योंकि ये तो इसके कोन के बाहर आएगा, कोन के बाहर आएगा तो ये हाई डेल्टा वैल्यू के ऊपर एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि ये हाईली डीशिल्डेड प्रोटॉन मेरा देखने को मिलेगा। तो ये हमारा जो प्रोटॉन है ये होता है हाईली डीशिल्डेड। मैं यहां लिख देता हूं हाईली डीशिल्डेड प्रोटॉन। और जब ये हाईली डीशिल्डेड प्रोटॉन है तो यहां पर ये जो लगभग इसकी वैल्यू 10 के पास वैल्यू पर एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। यहां आप देख सकते हैं, यहां जो डेल्टा वैल्यू 9.16 दी गई है, ये आपको इस हाइड्रोजन की देखने को मिली है, ये डेल्टा वैल्यू। और इसके बीच का आपको कपलिंग कांस्टेंट भी बताया गया है 2.84 हर्ट्ज, जिसका कपलिंग कांस्टेंट है। अब आपको ये तो पता चल गया कि हमें सिग्नल मिलेगा 9.68 पे, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट के कारण मिलेगा। लेकिन अब सिग्नल कितने अंदर स्प्लिट होगा वो डिपेंड करता है इसके नेबरिंग एटम पर। अब इसका जो नेबरिंग जो एडजेसेंट कार्बन एटम है उसके पास 3 हाइड्रोजन है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं इस ग्रुप की 3। जब इसके पास नेबरिंग एटम है तो जब ये स्प्लिटिंग होती है तो आपको रूल क्या पता है, स्प्लिटिंग किस हिसाब से होगी, स्प्लिटिंग होगी हमारी n+1 रूल के हिसाब से। यानी कि स्प्लिटिंग कैसे होगी, n+1, और n कितने हैं 3+1 यानी कि 4। तो ये हमारा जो सिग्नल है
वो 4 पीक्स के अंदर स्प्लिट हो जाएगा और 9.68 डेल्टा के ऊपर। ये जो डेल्टा कितना है यहाँ 9.68 और इस पर 4 पीक के अंदर ये सिग्नल स्प्लिट हो गया है। इसका जो रेशो होता है 1:3:3:1 रेशो, ये हम पास्कल ट्रायंगल से निकालते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया है, जो इसकी इंटेंसिटी को बताता है, यानी कि इनकी हाइट को बताता है। 1:3:3:1 का रेशो हमें यहां से देखने को मिलेगा और यहां से स्प्लिटिंग हमें इस प्रकार से मिलेगी। अब जब हम बात करते हैं इस हाइड्रोजन की, हमने चर्चा कर ली, अभी इन हाइड्रोजन के ऊपर आ जाते हैं। दोनों का तो केमिकल नेचर इसका और इसका तो बहुत अलग है। अगर ये नॉर्मल होता हमारे पास एक प्राइमरी, तो उस केस में हमारे पास क्या होता, इसकी वैल्यू जो होती वो लगभग 0.9 के आसपास होती, अगर कोई प्राइमरी मिथाइल ग्रुप हमारा है तो। लेकिन अब ये सी डबल बॉन्ड जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का ग्रुप है, कार्बोनिल इसके पास प्रेजेंट है, तो ये इससे कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेता है, जिसकी वजह से ये भी थोड़ा बहुत हमारा डीशिल्डेड हो जाता है। और डीशिल्डेड होता है तो इसकी जो वैल्यू होती है 2.15 के ऊपर हमें पीक देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ इसका सिग्नल मिलेगा। अब सिग्नल तो इसका भी मिल गया, डेल्टा वैल्यू भी मुझे पता चल गई, 2.15 डेल्टा वैल्यू है। फिर बात आती है स्प्लिटिंग की, तो स्प्लिटिंग कैसे होगी, यानी कि इसके बराबर वाले कार्बन एटम के पास कितने हाइड्रोजन है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन हो गया मेरे पास एक हाइड्रोजन होगा तो 1 + 1 = 2, यानी कि 2 सिग्नल, यानी कि सिग्नल 2 पीक्स में स्प्लिट हो जाएगा। तो यहाँ से 1:1 रेशो के अंदर हमें ये स्प्लिट होता हुआ सिग्नल दिखता है। ये हमारा 3 हाइड्रोजन की वजह से आया है, 3 हाइड्रोजन की वजह से एक डबलेट मिला है, इसको हम क्या बोलते हैं, डबलेट। और अब जो यहां हमें सिग्नल दिखा है, ये वाला सिग्नल, ये हमारा 1 हाइड्रोजन की वजह से आया है, और ये क्या है, ये है क्वार्टेट, क्योंकि 4 में स्प्लिट हुआ है तो इसको बोलते हैं क्वार्टेट। शायद आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो देख सकते हैं। देखिएगा आपको क्या बताया गया है दोस्तों, ये आप अपने सब्जेक्टिव एग्जाम में लिखने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, अच्छे से अपने नोट्स बनाने के लिए, ताकि आप सारी बातों को याद रख सकें। तो एल्डिहाइड में 2 प्रोटॉन होते हैं, आपको बता दिया गया, ए और बी उसको मार्क कर देंगे, ये कोई बात नहीं है, मैं आप चाहें तो कर सकते हैं, ना चाहें तो नहीं छोड़ देंगे। ये मतलब है कि मैंने नोट्स टाइप में आपके लिए तैयार कर दिया है, ताकि आप आसानी से नोट्स बना करके अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। अब यहाँ से अगर हम एरिया की बात करते हैं, 3:1 का रेशो हमें देखने को मिलता है। कैसे मिलता है, देखिए हमारे पास जो है वो है CH3CHO, यानी कि C डबल बॉन्ड O और H। अगर यहां से इस प्रोटॉन की बात करता हूं तो ये 1 है, और यहां पर अलग एनवायरनमेंट के 3 हैं। तो यहां से जो एरिया का रेशो मिलता है 3:1 रेशो, ये हमें यहां से मिलता है, आप जान चुके होंगे। थोड़ा और आगे चलते हैं, और आगे हमें पता चलता है पाई इलेक्ट्रॉन की सर्कुलेशन के कारण क्या हुआ, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट आया। तो वही बात यहां लिखी हुई है कि एल्डिहाइड जो ग्रुप है वो डीसिल्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट आ जाता है, और किसकी वजह से, पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ C डबल बॉन्ड O। क्योंकि देखिए जैसे हम मानते हैं ना, जैसे फिजिक्स में देखते हैं कि कोई वायर है, और अगर वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते हैं, कोई सर्कुलर मोशन दिखाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां जब हम बोलते हैं कि करंट इंड्यूस होता है, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। तो वही मैग्नेटिक फील्ड सेम यहाँ जब पाई इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड के रोटेट करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ एनाइसोट्रोपिक आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। शायद इतनी बातें आपने जान ली होगी। आगे चलते हैं, -I इफेक्ट भी आपने CHO ग्रुप का देख लिया है। ये देखिए -I इफेक्ट कहाँ लगेगा, ये लगेगा इसके पास में प्रेजेंट CH3 के ऊपर। इसका जो -I इफेक्ट है, देखिए दोस्तों, ये -I इफेक्ट जो है इसका, ये कहाँ अप्लाई होता है, ये अप्लाई होगा जब हम देखेंगे कि -I इफेक्ट, इस कंडीशन की बात करेंगे, इस कंडीशन में हमें लगता हुआ दिखाई देगा -I। यहां तो इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, यहां इसका एनाइसोट्रोपिक काम कर रहा है, एनाइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक की वजह से तो हाइड्रोजन का खेल बिगड़ गया, लेकिन इसके साथ जब लगेगा तो यहां लगेगा हमारा कौन सा, यहां हमारा लगता है दोस्तों -I इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करता है, जिसकी वजह से ये हाई डिसिल्डेड होता है। तो देखिए एल्डिहाइड का केस आपको बताया है 9.68 पे मिलेगा, इंटेंसिटी भी बता दी, साथ में कपलिंग कांस्टेंट भी बता दिया। दूसरा आपको 2.15 के ऊपर जो है एक अपफिल्ड वैल्यू के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, कौन से का, CH3 का, यानी कि मिथाइल प्रोटॉन का, और ये स्प्लिट होगा, आपको वैल्यू दे दी गई है, कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी दे दी गई है। तो यहाँ से कपलिंग कांस्टेंट भी आपको पता है, 2 पीक्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उनको हम कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो शायद जो एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, यानी कि अगर आपको कहीं ना कहीं ग्राफ दे दिया जाए, स्पेक्ट्रा दे दिया जाए एल्डिहाइड का,
और एल्डिहाइड में भी कौन सा, एसिटल्डिहाइड का अगर दे दिया जाए तो शायद अब आप कोई गलती नहीं करेंगे और आप आसानी से स्पेक्ट्रा को देख करके बता देंगे कि भाई हमें कौन सा जो कंपाउंड है उसका स्पेक्ट्रा दिया गया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा आगे चलते हैं, दूसरे कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, दूसरा कंपाउंड हमारा आता है, उसे जानते हैं इथाइल एसीटेट के नाम से। तो फिर से वही करेंगे, हम पहले स्ट्रक्चर से जो है उसका स्पेक्ट्रा निकालने की कोशिश करेंगे और जब स्पेक्ट्रा हमें मिल जाएगा तो उसकी पीक को याद रख लेंगे, ताकि फर्दर हमें अगर कोई स्पेक्ट्रा दिया जाए तो उसको हम देख पाएं, कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे। तो जो इथाइल एसीटेट का स्ट्रक्चर होता है, आप देखेंगे CH3 डबल बॉन्ड O CH2 CH3। एसीटेट जो 8 ग्रुप आप देखते हैं वो आपको मिलता है एक एस्टर की वजह से, यानी कि आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, RC डबल बॉन्ड OR ग्रुप आपको दिया गया है। ये R' लिख देता हूं, ये दोनों आपको बराबर हैं। यानी कि आप देख सकते हैं एक साइड एक इथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है, बीच में एक जो CO2 है वो आप देख रहे हैं। तो स्पेक्ट्रा निकालने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिएगा कैसे, आप देखेंगे कि आपके पास एक CH3 ग्रुप यहां है और एक CH3 ग्रुप यहां है, लेकिन वास्तव में आपको क्या देखने को मिलेगा कि दो CH3 ग्रुप हैं तो 6 प्रोटॉन हम इनको ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कैसे, क्योंकि इनका जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो अलग अलग है। यहां से देखिए, इसके पड़ोस में बात करते हैं तो एक C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O इसके साथ प्रेजेंट है, लेकिन इसके साथ तो जस्ट CH2 प्रेजेंट है और फिर O C डबल बॉन्ड O आता है। तो यानी कि ABC, अगर इन तीनों को नाम देता हूं, मान लीजिए ये A है, ये मेरा CH2B है, तो ये A नहीं होगा, ये मेरा C होगा। तीनों जो कंपाउंड होंगे वो अलग अलग होंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और हर एक की जो चीज है वो आपके उनके बारे में बता देता हूं। देखिएगा, जब मैं CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप को लेता हूं तो यहां से क्या है कि ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, आपने पिछले केस में भी देखा एसिटल्डिहाइड के अंदर इसने -I इफेक्ट दिखाया। तो जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इसका -I इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग इफेक्ट है इसका, वो क्या करता है, वो CH3 से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जब अपनी तरफ खींचेगा तो हमारा ये जो ग्रुप है, जो मिथाइल प्रोटॉन है इसके, वो डीशिल्डेड फील करते हैं, और डीशिल्डेड होंगे तो वो एक हाई वैल्यू के ऊपर जो है अपना एब्जॉर्प्शन दिखा देंगे। तो यहां से अब क्या होगा, जो CH3C डबल बॉन्ड O होगा दोस्तों, इसकी जो वैल्यू है, देखिए अगर ये नॉर्मल प्राइमरी होता तो हमारे पास प्राइमरी मिथाइल होता तो 0.9 पे आती, लेकिन अब -I इफेक्ट लग गया क्योंकि इसका, तो -I के कारण इसकी वैल्यू बढ़ जाती है और 2 पार्ट्स पर मिलियन के अंदर जो है मुझे देखने को मिलती है। तो यहां से जो ये देख रहे हैं, ये आपका आता है CH3C डबल बॉन्ड O के कारण, ये आपका जो आया हुआ है, ये आया हुआ है सिंगलेट, यहां से आपको देखने को मिलता है। ये वाली वैल्यू है इसकी, A की ये वैल्यू मेरे पास है, ये A है, ठीक है। अब सिंगलेट कैसे मिला, थोड़ी सी उस कहानी को भी जानते हैं। सिंगलेट यानी कि एक सिग्नल, क्योंकि इसके साथ में जस्ट जो एडजेसेंट कार्बन एटम है उसके पास कोई भी ऐसा प्रोटॉन नहीं है जो इसके साथ कपलिंग कर सके, और अगर वहां से कपलिंग नहीं होगी तो फिर हमें कोई भी फर्दर सिग्नल जो है आगे पीक्स के अंदर स्प्लिट होता दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए, क्योंकि इसके पास कोई एडजेसेंट कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां से इसका सिंगलेट हमें देखने को मिल जाता है। यहां से आप जो है इसको नोट भी कर सकते हैं। ये जो सिंगलेट आपको मिला है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, तो यहां से ये आपको मिला है, ये सिंगलेट है CH3CO का, आप यहां से देख लेंगे। आगे की तरफ चलते हैं, दूसरे कंपाउंड की बात करता हूं, दूसरे के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखिएगा, अब इसका आप सिग्नल भी देख सकते हैं, ये जो सिंगलेट आपको दिख रहा है ना 2 के ऊपर, ये जो सिंगलेट है, मैं यहां लिख देता हूं, ये है हमारा CH3C डबल बॉन्ड O के कारण। ये शायद आपने जान लिया। आगे देखिए, अब आता है CH2। ये जो CH2 है, ये डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच है। ऑक्सीजन के साथ अटैच होने के कारण क्या है, ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की क्या टेंडेंसी रहेगी, ये इसको जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये जो है डीशिल्डेड हो जाता है और इसकी अपेक्षा ज्यादा डीशिल्डेड हो जाता है, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप का -I इफेक्ट लगेगा, लेकिन यहां तो ये बहुत ज्यादा खींच रहा है, तो ये और भी ज्यादा डीशिल्डेड फील करेगा और इसकी वैल्यू यानी कि 2 से भी ज्यादा आएगी। ये वैल्यू जो आती है मेरे पास, ये आती है लगभग 4.15। ये जो वैल्यू है 4.15 की वैल्यू, ये किसकी वजह से है, OCH2 की वजह से है। और ये यहां पर 4 पीक्स आप जो देख रहे हैं, यानी कि एक सिग्नल 4 पीक्स में स्प्लिट हुआ, ये इस वजह से, क्योंकि जिस कार्बन के साथ ये अटैच है, ये कार्बन 3 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन को रखता है, और N+ रूल हमें बताता है कि 3 हाइड्रोजन + 1 यानी कि
3 और 1 4 क्वार्टेट हमारा यहां से बना। तो ये जो क्वार्टेट आया है जिसका 1:3:3:1 का रेशियो है, और ये रेशियो इसकी जो इंटेंसिटी का वो हमें बताता है कि ये हमारा ये वाला CH2 ग्रुप है। शायद इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब हमारे पास बचता है CH3 ग्रुप। देखिए जो ये CH3 ग्रुप है, वैसे तो ऑक्सीजन की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो इतना अच्छा इफेक्ट यहां तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन कुछ न कुछ जो है ये डीसिल्डेड तो है लेकिन लेस डीसिल्डेड है। लेस डीसिल्डेड ग्रुप मेरे पास मुझे देखने को मिलता है। तो यहां से वैसे तो प्राइमरी होता तो वैल्यू आपको 20 बार तो कम से कम मैं बता चुका हूं 0.9 होगी शायद। अब आप तो प्राइमरी को तो कभी नहीं भूलेंगे कि 0.9 वैल्यू होगी। तो 0.9 में कुछ ऐड होगा और इसकी वैल्यू जो है वो मुझे कम से कम 1.25 जो है डेल्टा के ऊपर एब्जॉर्प्शन दिखेगा। और इसके पड़ोस में क्योंकि 2 हाइड्रोजन हैं तो यहां से ट्रिपलेट इसका मिलता है 2+1, यानी कि मुझे मिलेगा ट्रिपलेट। और ये ट्रिपलेट जो है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये ट्रिपलेट जिसकी इंटेंसिटी रेशियो 1:2:1 है, ये किसकी वजह से है? इस CH3 की C की वजह से है, C की वजह से। ठीक है, तो यहां से इस प्रकार का स्पेक्ट्रम आपको कहीं दिखता है तो आप देख करके पहचान पाएंगे कि ये जो है मेरा कोई एस्टर है। और इथाइल एसीटेट का स्पेसिफिकली आपको इन वैल्यूज के ऊपर देखने को मिलेगा 4.15, 2.0 और 1.25 के ऊपर आपको क्वार्टेट, सिंगलेट और ट्रिपलेट देखने को मिलेंगे। कैसे कैसे ये सारे केस हुए, इसकी जो कुछ खासियत है थ्योरी की वो मैंने आपके सामने लिख दिया, आप यहां से देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, अंडरलाइन कर देता हूं। फिर भी आपको बताया CH3 ग्रुप जो है वो कनेक्टेड होगा और जो CH2 होगा उनके बीच में जो एनवायरनमेंट है वो अलग अलग होगा। तो अलग अलग एनवायरनमेंट आपने देख लिया, उसके बाद आपको क्या बताता है कि -I इफेक्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। -I जो है वो क्या करता है, वो CH3 को डीसील्ड बना देता है। क्योंकि आपने देखा CH3 C डबल बॉन्ड O है ना, देखिए ये वाला, ये जो पॉइंट है वो यहां लेकर के चलता है CH3 C डबल बॉन्ड O। अब C डबल बॉन्ड O का -I इफेक्ट, तो यहां से ये इसको खींचने लग जाएगा तो डीसील्ड कर देगा, डीसील्ड कर देगा। यही बात यहीं लिखी हुई है कि -I इफेक्ट ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप, C डबल बॉन्ड O ग्रुप का -I इफेक्ट जो है वो क्या कर देता है, एब्जॉर्ब करता है एक लोअर वैल्यू के ऊपर जो कितनी है 2.0 है। क्यों? CH3 से ज्यादा है। और क्यों है? क्योंकि ये यहां लिखा नहीं हुआ, हाँ लिखा हुआ है -I इफेक्ट के कारण। -I इफेक्ट के कारण क्या करेगा, इसको डीसील्ड कर देगा। और डीसील्ड कर देगा तो CH2 की अपेक्षा जो है, CH2 आपने देखा ना जो नॉर्मल CH3 है, CH3 कितना 1.25 पे, इधर वाले की अपेक्षा जो दूसरे उधर जुड़े ऑक्सीजन से वहां तो वो क्या कर रहे हैं, आपने देखा ना, एक 4.15 पे, एक 2 पे, ये 2 वाला यही है, फिर एक 1.25 पे मिलेगा उस CH3 की अपेक्षा। ये जो CH3 है स्ट्रक्चर में आपने देखा ना दोस्तों, 2 CH3 में शायद अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं तो एक तो ये CH3 है, ये CH3 तो आपको 1.25 में मिल रहा है, उसकी ज्यादा डिसिल्डेड है ये वाला CH3। तो ये जो CH3 है उस CH3 से ज्यादा डिसिल्डेड है। और ये जो आपको वैल्यू देता है 1.25 है, तो ये आपको 2 वैल्यू यानी कि एक डाउनफील्ड वैल्यू आपको देता है, वो आप अपफील्ड उसको मान सकते हैं ये वैल्यू। और इसके साथ 1:2:1 का ट्रिपलेट का रेशियो भी आपको बताया हुआ है। उसके बाद बताता है कि द CH2 ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो CH2 ग्रुप है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। वो क्या करेगा, वो इसीलिए इसकी वैल्यू को 4.15 तक पहुंचा देता है। और इसकी इंटेंसिटी भी दे दी गई है 1:3:1 की इंटेंसिटी। और ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेता है। ये सारी हमारी कहानी थी। एसिटल्डिहाइड हमने देखा, ये हमारा था इथाइल एसीटेट। इसके बाद अब हम चलते हैं टोल्यूइन की तरफ, हमारा एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो देखिए टोल्यूइन की बातें करते हैं। टोल्यूइन का जो केस है ना, थोड़ा सा आप इसको सिंपल भी बोल सकते हैं लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आप एक पॉइंट को भूल गए तो। कैसे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बताता हूं। देखिए टोल्यूइन का स्ट्रक्चर हम क्या करते हैं, बेंजीन रिंग के साथ किसी एक हाइड्रोजन को हटा के जब मैं एक मिथाइल ग्रुप लगा देता हूं तो मेरे पास बन जाता है टोल्यूइन। यही केमिस्ट्री के अंदर आप देखेंगे, जब यहां से मैं इसको OH बना दूंगा तो फिनोल, NO2 बता दूंगा तो नाइट्रोबेंजीन। सिर्फ इतना खेल है कि बेंजीन के साथ छेड़छाड़ हो रही है। अब यहां पर आप देखेंगे कि बेंजीन के पास मेरे पास यहां हर एक पोजीशन पर देखिए बेंजीन का कितना स्ट्रक्चर होता है। आपने जाना C6H6 जो है उसका फॉर्मूला होता है। बेंजीन क्या होता है, C6H6, उसमें से मैं एक हाइड्रोजन को घटाया, एक CH3 को जोड़ा तो मेरे पास क्या बन गया, टोल्यूइन बन गया। शायद इतनी सी बात आप जानते होंगे। ठीक है, अब जब एक हाइड्रोजन को यहां से घटा दिया तो मेरे पास हाइड्रोजन बचे इसके अंदर 5। तो 5 हाइड्रोजन यहां से और 3 हाइड्रोजन यहां से, टोटल मेरे पास बनते हैं 8 हाइड्रोजन टोटल।
उसमें से 5 हाइड्रोजन की मुझे एक यहां पीक मिलती है और 3 हाइड्रोजन की यहां पीक मिलती है। ये जो पीक है ये 5 हाइड्रोजन की वजह से है, ये जो पीक है ये 3 हाइड्रोजन की वजह से, केवल 2 पीक और वो भी सिंगलेट्स। देखिए कितना कमाल का स्पेक्ट्रा, कितना साधारण सा स्पेक्ट्रा। तो देखिए क्या होता है कि यहां पर ये जो हाइड्रोजन है अब वो फिर से एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट आता है। एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट क्या करेगा, जो पेरिफेरी के ऊपर हाइड्रोजन है उनकी वैल्यू को डीसिल्डेड प्रोटॉन हो जाएंगे तो ज्यादा वैल्यू पर ऑब्जॉर्ब करेंगे, और वो वैल्यू कितनी है 7.27। मैंने आपको सिंपल एक बेंजीन की बताई थी, तो यहां पर जो वैल्यू है 7.17 के ऊपर पहुंचती है, क्योंकि ये जो है एक प्लस आई लगाने वाला ग्रुप है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कुछ ना कुछ बढ़ाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है 7.17 डेल्टा के ऊपर हमें पार्ट्स पर मिलियन की वैल्यू देखने को मिलती है। ये हुआ 5 प्रोटॉन के कारण सिंगलेट यहां वाला। अब यहां पर 3 जो प्रोटॉन है, क्योंकि जिस कार्बन से जुड़ा है वहां कोई प्रोटॉन ही नहीं है, और प्रोटॉन नहीं होगा तो सिंगलेट होगा। और इसके साथ देखिए अभी आपको एक आगे केस भी बताऊंगा, जब CH2 के साथ कोई और ग्रुप होगा वहां क्या खेल होगा। लेकिन यहां क्या है कि ये जो CH3 है ना, ये CH3 कुछ न कुछ इस एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट को फील करता है, जिसके कारण जो इसकी वैल्यू है, इस CH3 की वैल्यू भी ये खुद को क्या करता है, ये डीसिल्डेड फील करता है, और डीसिल्डेड फील करने के कारण इसकी वैल्यू भी कुछ बढ़ जाती है, और वैल्यू बढ़ के 2.32 के ऊपर आ जाती है। और अगर वैल्यू यहां आ गई तो अब सिंपल सी बात, हमें पता है पड़ोस वाले कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं, और अगर पड़ोसी के पास कुछ नहीं है, यानी कि पड़ोसी तो आपका खत्म है एकदम से, और खत्म है तो फिर सिंगलेट ही देकर के काम चलाना पड़ेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात वो यहां ये कि आप जो ये 5 हाइड्रोजन एक जैसे मान रहे हैं, ये ऐसे नहीं होते। यहां पर मेरे पास 3 केस बनते हैं, यहां पर ऑर्थो हाइड्रोजन भी होते हैं, यहां पर मेटा हाइड्रोजन भी होते हैं, और यहां पर पैरा हाइड्रोजन भी होते हैं। जी हां दोस्तों, बिल्कुल होते हैं। ये देखिएगा 3 टाइप के हाइड्रोजन मुझे यहां देखने को मिलेंगे। यहां पर इसके जस्ट पास में जो होगा ऑर्थो, मेटा और पैरा। लेकिन यहां खेल क्या हुआ कि जो CH3 है वो इतनी अच्छी हाइपर कॉन्जुगेशन या इतना अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट नहीं दिखा पाता, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। तो यहां पर जो है ना काफी कम इसकी स्ट्रेंथ होने के कारण जो सारे के सारे हाइड्रोजन है एक सी वैल्यू को फील करते हैं। अगर NO2 ग्रुप लगा देता तो एकदम से आप ऑर्थो, पैरा, मेटा की बात आपने करनी पड़ती, लेकिन कम इफेक्टिव ग्रुप होने के कारण इस केस तक हम नहीं पहुंच पाते। लेकिन एक और बात क्या है कि अब मान लीजिए कि हम सारा का सारा ये खेल देख रहे हैं एक कम फ्रीक्वेंसी के इंस्ट्रूमेंट पर, यानी कि हमारा जो NMR है, मान लेते हैं कि NMR जिसकी हम बात कर रहे हैं, NMR की उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो लगभग कोई 1.4 टेस्ला एक कम मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर काम करता है, या मान सकते हैं कि 60 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम कर रहा है। तो कम मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ये काम हो रहा है। जैसे ही अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे, यानी कि अगर 60 मेगाहर्ट्ज से मैं फ्रीक्वेंसी को लेकर के कोई बड़ा इंस्ट्रूमेंट, कोई धासु सी हमारी फ्रीक्वेंसी वाला, जैसे कि 600 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का इंस्ट्रूमेंट अगर यूज करूंगा, तो फिर ये हाइड्रोजन अलग अलग अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे। ये ऑर्थो भी बन जाएंगे, ये मेटा भी और ये पैरा भी, और फिर हमें यहाँ एक सिग्नल नहीं मिलेगा, यहाँ फिर इसके अंदर अलग अलग वैरायटी के सिग्नल जो है वो देखने को मिलेंगे। शायद इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। ये केस कब होगा, या तो यहां पर टोल्यूइन की जगह कोई दूसरा केस आए, यहाँ क्या आ जाए, बेंजाल्डिहाइड आ जाए, नाइट्रोबेंजीन आ जाए, कोई और आ जाए, फिनोल आ जाए, या यहां पर हम फ्रीक्वेंसी जो है इंस्ट्रूमेंट की वो बढ़ा दें, या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहां पर बढ़ा दें, तो उस केस में हमें ऐसा कुछ सिस्टम देखने को मिल सकता है। तो थोड़ी सी जानकारी इसकी भी लेते हैं। तो जानकारी हमें क्या बताती है, पहला पॉइंट आता है कि टोल्यूइन के पास भाई 8 जो है मेरे पास प्रोटॉन है, बिल्कुल सही बात 8 है, जिनमें से कुछ तो 5 तो एरोमेटिक हैं और 3 जो हैं वो आपके मिथाइल ग्रुप के हैं। बिल्कुल सही बात है, इतनी बात आप जानते हैं, मैंने आपको बता भी दी है। उसके बाद आपको बताता है कि टोल्यूइन के पास जो है 2 टाइप के प्रोटॉन है, जिनको A और B से लेबल कर देते हैं, और 3:5 देखिए 2 टाइप के आपके पास प्रोटॉन है, यहां पर इसको लेबल कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं ये A है, इसको मान लेते हैं ये B है, तो B सारे एक जैसे, A सारे एक जैसे। यहां से जब मैं रेशियो निकालता हूं तो 3:5 का रेशियो भी आएगा। ये बात तो काफी सरल सी बात है, इसके अंदर तो कोई किसी भी प्रकार का हम जो दोष है वो देख ही नहीं सकते। आगे चलते हैं, तो अब इनकी वैल्यू की बातें आती हैं दोस्तों कि कहां पर हमें सिग्नल मिलेगा। तो कहां सिग्नल मिलेगा वो देखिएगा। पहला आपको बताता है कि 2.32 के ऊपर मिलेगा एक सिग्नल, सिंगल सिग्नल 3 प्रोटॉन का मिथाइल ग्रुप के कारण जो जुड़े हैं बेंजीन रिंग के।
ये क्यों? क्योंकि मिनिमल अमाउंट ऑफ डीशील्डिंग हमें देखने को मिलती है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के कारण बेंजीन रिंग के अंदर जो इंड्यूस हुआ। और वो क्यों इंड्यूस हुआ? वो एनाइसोट्रोपी इफेक्ट के कारण वहां डाई मैग्नेटिक करंट प्रोड्यूस हुआ, जिसके कारण उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ। और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ने क्या करा, अगर वो पेरिफेरी पर हाइड्रोजन थे तो अलाइनमेंट में आ गए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, और जितना जो मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने महसूस करना था उससे कहीं ज्यादा मात्रा में मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करने लगे और वैल्यू बढ़ गई। लेकिन जो डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ प्रेजेंट है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, उसकी वैल्यू में तो ज्यादा इजाफा होता है। लेकिन अब तो ये उसके कार्बन के पास है तो कम इजाफा होगा और वैल्यू 2.32 तक ही पहुंचेगी। और ये कैसा हुआ? बेंजीन रिंग के जो मिथाइल प्रोटॉन थे उसके कारण ऐसा हुआ। ये डीशील्डेड जो है उन्होंने महसूस किया और डाउनफील्ड वैल्यू पर ये पहुंच गए। उसके बाद बात करते 5 एरोमेटिक की, वो 7.27 के ऊपर मिले। क्यों मिले? ये डीशील्डेड हुआ, क्यों हुआ ये आपको मैं 2-3 बार बता चुका हूं। तो आप देखिए 7.27 के ऊपर आपको मिलता है, जैसे कि 7.27 के ऊपर आपको किसका मिलता है? आपको मिलता है एक एरोमेटिक कंपाउंड का, लेकिन यहां मिलेगा 7.17 के ऊपर, क्योंकि यहां कुछ न कुछ मात्रा में प्लस आई इफेक्ट लगता है CH3 ग्रुप का। अगर नॉर्मल बेंजीन होती तो नॉर्मल बेंजीन का जब तक उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ना लगा दे तो तब तक 7.27 के ऊपर उसका पर्टिकुलर हमें सिग्नल मिलेगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है CH3 तो क्या प्लस आई लगाने वाला है, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के पास बढ़ जाएगी। और बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ेगी तो यानी कि अब कुछ ना कुछ जो ओपोज होने लगेगा, हमारा शील्डिंग होने लगेगी, लेकिन कुछ मात्रा में होगी क्योंकि प्लस आई इफेक्ट है। तो इसी वजह से क्या होगा, 7.27 से घट करके वैल्यू पहुंच जाती है 7.17 पर। इतनी सी बात हमें पता चली। उसके बाद ये बात मैंने आपको बता दी है, एक और बात आगे आपके सामने है वो आपको बता देते हैं। आपको क्या बताता है कि जो टोल्यूइन है ना, उसके पांचों के पांचों प्रोटॉन कंपेरेबल नहीं है, एक जैसे नहीं है। किस केस में नहीं है? इफ स्ट्रॉन्ग ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन, strong group is attached to benzene, strong group is attached to benzene। अगर बेंजीन के साथ कोई स्ट्रॉन्ग सा ग्रुप अटैच हो तो उस टाइम पर कंपेरेबल नहीं है। तो इन टर्म ऑफ मिथाइल ग्रुप में दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप से। कौन कौन से? ऑर्थो, पैरा। आपको कौन से? 2 ऑर्थो, 2 पैरा, 1 पैरा और 2 मेटा में मिलेंगे, क्योंकि CH3 ग्रुप प्लस आई रखता है तो इस केस में यहां ऐसा कुछ नहीं होता। और आपको वही बात फिर से बताई गई है कि हम 60 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का लेकर के चलते हैं तो हम इस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम यही लेकर के चलते कोई अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी का इंस्ट्रूमेंट तो हम बता पाते कि हमारी ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजिशन के अंदर किस प्रकार से चेंजेस आ सकते हैं, उनकी वैल्यू में, उनके सिग्नल में कहां कहां जो है वो चेंज हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारी बात थी 3 टाइप के इंपॉर्टेंट कंपाउंड, टोल्यूइन, हमारा एक एस्टर और एक हमने देखा हमारा एसिटिल्डिहाइड। आने वाली क्लास के अंदर जो है हम और भी कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमारे बचे हुए हैं उनकी बात करेंगे। और आप सभी से फिर जल्द से मुलाकात होगी अगले कंपाउंड्स के साथ। तो वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।